फिर आपके मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम लोग आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको पूरा फुल टू नॉलेज मिलेगा और ये आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए मैं रितेश आपके मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड का जो साइंस का जो मॉडल सेट निकला है 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसका जो मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड के द्वारा निकाला गया था हाल ही फिलहाल के दिनों में, उसका जो PDF वर्जन है उसका मैं पूरी तरीके से सॉल्यूशन आपको कराने वाला हूँ। यानी जितने भी जो ऑब्जेक्टिव 80 के 80 जो ऑब्जेक्टिव है उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को घंटे को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाए। तो चलिए ना आप लोग का समय बर्बाद न करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी आपका राय होगा तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वेयर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फाउंड इन प्लांट्स, यानी पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो रूट, जड़ में, फूल में, तने में, फल में। तो जो किसी भी पौधे का जो जनन अंग होता है वो फूल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? फूल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, यानी जो फोटोसिंथेसिस होता है जिससे कि पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, वो किस चीज में होता है? तो ये अगर हम लोग बात करेंगे तो पशु में होता है, कवक में होता है, परजीवी में होता है, हरे पौधे में होता है। तो ये हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही अपना भोजन बनाती है और अपना जीवन और जितने भी जीव जंतु हैं उसके लिए भोजन बनाती है। अगला है कि फ्रॉम विच ऑर्गन्स कम आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान किस ऑक्सीजन से ऑक्सीजन यानी कौन से ऑर्गन से ऑक्सीजन निकलती है, यानी किस चीज से ऑक्सीजन निकलती है? तो हम लोग बात करेंगे कि किस भाग से ऑक्सीजन निकलती है, तो पानी से, ग्लूकोज से, कार्बन डाइऑक्साइड से या फिर डिक्टोसोम से। तो जैसे कि इसका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा जल से, यानी कि पानी, अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखेंगे तो पानी से ऑक्सीजन निकलता है। अगला है कि गैस्ट्रिक ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, यानी कि जो जठर ग्रंथि है, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड को हम लोग जठर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो ये कहाँ पाई जाती है? तो ये आपके अमाशय, ये आपके लीवर, पेट, अग्नाशय या मुंह, तो ये आपके लीवर में पाया जाता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन, यानी ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो इसकी जो प्रक्रिया है वो स्टोमाटा में होती है, या फिर स्टोमाटा में होती है, या फिर केंद्रक में होती है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। न्यूक्लियस को हम लोग केंद्रक के नाम से भी जानते हैं, इसमें होती है या फिर किस में होती है? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको स्टोमाटा में होती है, यानी ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है वो स्टोमाटा में होती है। अगला क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल इज मेड फ्रॉम विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, यानी जो इथाइल अल्कोहल है वो किस टाइप के रेस्पिरेशन से यानी श्वसन से बनता है? तो ये वायवी, अवायवी, AB दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इथाइल अल्कोहल है ये आपके अवायवी श्वसन से होता है, यानी कि वायवी श्वसन उसको कहते हैं, वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवी श्वसन कहते हैं, और वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे हम लोग अवायवी श्वसन के नाम से जानते हैं। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल से श्वसन बनता है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि विच इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, मेडुला या टाइफा, यानी अधिवृक्क, पिट्यूटरी, मेडुला या थायराइड। तो अगर हम लोग बात करेंगे सबसे छोटी ग्रंथि, तो सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है, जो कि आपके दिमाग में पाई जाती है, और यह इसका जो आकार होता है वो मटर के दाने के जैसा होता है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल प्लांट्स ऑफ द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड, यानी पौधों में हवाई भागों में यानी पौधों के हवाई यानी वायवी भागों में जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है? विसरण, यानी प्रसार को हम लोग विसरण कहते हैं, यानी डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन, पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन। यानी अगर हिंदी में बात करेंगे तो विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परागण या फिर निषेचन। तो ये वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होती है, यानी कि पौधे में वायु भागों में जल का ह्रास यानी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा यानी ट्रांसलेशन के द्वारा होती है। गंडमाल यानी ग्वाइटर डिजीज
कहाँ होता है, तो खून की कमी से, चीन की कमी से, आयोडीन कमी से या मोटापा से। तो ये आयोडीन की कमी से ही गंडमाल यानी कि घेंघा रोग होता है। गंडमाला रोग को हम लोग घेंघा रोग के नाम से भी जानते हैं। तो जो घेंघा रोग होगा वो आयोडीन की कमी से होता है और ये आपके गर्दन में घेंघा होता है। ठीक है। लाइट येलो कलर्ड स्टिकी सब्सटेंस इन द ब्लड इज कॉल्ड, यानी खून में जो हल्का पीला रंग का जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, लिम्फ्स कहते हैं, या सीरम कहते हैं, या फिर सफेद रक्त कणिका यानी WBC कहते हैं। तो जो हल्के पीले रंग का जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसे हम लोग प्लाज्मा के नाम से भी जानते हैं। अगला है कि द डिवाइस फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, यानी कि ब्लड प्रेशर को नापने के लिए जो इस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप, आमीटर, लैक्टोमीटर या फिर स्फैग्नोमीटर। तो उसे हम लोग स्फैग्नोमीटर के नाम से भी, यानी रक्तदाब मापी, हिंदी में है ये रक्तदाब मापी, जिसको स्फैग्नोमीटर के नाम से भी जानते हैं। सबसे लंबा नाम होगा। ट्रांसप्रेशन इज फाउंड इन, यानी ट्रांसप्रेशन कहाँ होता है? वास्तु शरीर में पाया जाता है, एनिमल में, प्लांट में, दोनों में, या फिर किसी में नहीं। तो ये जो ट्रांसप्रेशन ये सिर्फ पौधों में ही पाया जाता है। यानी ट्रांसप्रेशन का मतलब होता है कि पौधे बॉडी में से पानी भी निकलना होता है, पानी सिर्फ आपको पौधे से ही निकलता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें, यानी खुला परिसंचरण तंत्र किसमें है? ऊंट में, घोड़ा में, कॉकरोच में या मानव में? तो कॉकरोच जो होता है उसी में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला है कि रक्त क्या है? तो जो अगर रक्त जो है वो क्या है, यानी व्हाट इज ब्लड? ब्लड एक पदार्थ है, उत्तक है, सेल है, या फिर कुछ नहीं है? तो जो पदार्थ है यानी जो आपका जो रक्त है वो एक प्रकार का उत्तक यानी कि टिश्यू है। अगला है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? मूत्र जो होता है वो पीला किस वर्ण के कारण होता है? ल्यूकोप्लास्ट के कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण, यूरोक्रोम के कारण, या फिर क्रोमोप्लास्ट के कारण? तो जो आपका जो मूत्र है वो पीला जो होता है वो यूरोक्रोम के कारण ही होता है, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा वो सी होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी प्राणी है, यानी किससे कौन किसके दो मतलब दो लिंग है, ऐसे मान सकते हैं कि उभयलिंगी कौन है? तो जो उभयलिंगी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो हाथी नहीं हो सकता, गाय भी नहीं हो सकता, कुत्ता भी नहीं हो सकता, तो केचुआ ही उभयलिंगी प्राणी है। अगला है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? किडनी, फेफड़ा, लीवर या इनमें से कोई नहीं? तो यूरिया जो हमारे खून में बनती है, यानी यूरिया जो होती है वो किडनी, यानी कि जो किडनी लीवर, जो आपकी जो लीवर है यकृत, ठीक है, वो यकृत में ही यूरिया का स्राव होता है और यही फिल्ट्रेशन का काम करता है, और इसी में से जो खून के खून से जो यूरिया होती है वो छन के इसमें जाके जमा हो जाती है और फिर वो मूत्र मार्ग से बाहर आ जाती है। यह एक रसायन है जो कि जैव आवर्धन को प्रदर्शित करता है, CBC, ATP या DDT या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला जो होगा वो DDT होगा। ठीक है, यानी आंसर ऊपर नीचे हो गया, यानी आपका आंसर होगा C DDT। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता, यानी प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? डिकम्पोजर, हर्बीवोरस, शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव या फिर सर्वाहारी? तो जो शाकाहारी जीव है उसे हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता के नाम से जान सकते हैं, क्योंकि ये पेड़ जो भी पेड़ पौधा होता है उससे जो बना हुआ जो पदार्थ होता है उसको सबसे पहले शाकाहारी जीव ही खाते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे, तो यानी आपका उत्तर हो जाएगा शाकाहारी जीव। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल का उदाहरण है, यानी कि भूमिगत जल कहाँ से आएगा? वेल, कुआं, सी या पॉन्ड? यानी भूमिगत जल का उदाहरण कुआं होगा ये, क्योंकि कुआं जो खोदा जाता है तो उसमें जितना आपका वाटर, आपके एरिया का जो भी वाटर लेवल होगा वही आपका भूमिगत जल भी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चयन द्वारा जीव के विकास को कहते हैं, यानी कि द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म बाय नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड, यानी कि ये किसके द्वारा कहा गया था? ठीक है ना, यानी ये जो प्राकृतिक चुनाव है किसके द्वारा जीव को विकास कर ये बात किसने कहा था? तो ये जो बात है वो मेंडल के द्वारा, लेमार्क के द्वारा, डार्विन के द्वारा, ये माइक्रो इवोल्यूशन के द्वारा। तो इसका जो उत्तर होगा वो डार्विन के द्वारा कहा जाएगा। ठीक है, अगला है कि ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड, यानी हरे पौधे को क्या कहा जाता है? उपभोक्ता, अपघटक, निर्माता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हरे पौधे को निर्माता यानी कि प्रोड्यूसर ही कहा जाता है। ठीक है, उत्पाद के नाम से जानते हैं। अगला है कि अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? तो दोस्तों देखिए जो अंडोत्सर्ग का कारण का आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा बिहार बोर्ड के द्वारा दिया गया है, लेकिन ये रॉन्ग है। इसका आंसर A और B, AC दोनों होगा, यानी आपका आंसर D होना चाहिए था, A एंड C बोथ।
ए एंड सी दोनों आंसर होगा, क्योंकि एल और FSH दोनों के कारण अंडा का उस उत्सर्जन किसी भी महिला के अंदर होता है। लैंगरहंस की द्वीप कहाँ पाई जाती है? वेयर इज द आइसोलेट ऑफ द लैंगरहंस फाउंड? ये लैंगरहंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो ये जो पाई जाती है वो अंडाशय में, अमाशय में, अंगनाशय में या वृक्क में, तो यानी किडनी में। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपके ओवरी लैंगरहंस की द्वीपिकाएं आपको किडनी में पाई जाती नहीं है, ये अमाशय यानी कि पेट होगा, स्टमक। अगला होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी इन द सिंथेसिस ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन? यानी थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? यानी किस यानी कहा जाता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन मतलब अगर आपके बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन अगर निकलेगा तो इसके लिए किसका होना आवश्यक है? तो आयोडीन। जो ही थायराइड है तो आयोडीन की कमी के कारण ही हमें थायराइड रोग होता है, और इस हार्मोन का संश्लेषण बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आयोडीन नहीं रहेगा तो इसका संश्लेषण भी नहीं होगा और आप लोगों को घेंगा रोग हो सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि NISSL ग्रैनुल्स आर फाउंड इन NISS की कणिकाएं कहाँ पाई जाती है? नेफ्रॉन, न्यूक्लियस, न्यूरॉन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये आपको न्यूरॉन में पाई जाती है NISL, बस याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स यानी कि मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1.5 से 2 केजी, 0.5 से 1 यानी सारा लमसम है, तो आपका आंसर एग्जैक्ट आंसर 1.2 से 1.4 केजी हो जाएगा, ये एग्जैक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष के सुधारात्मक लेंस द्वारा बनाई गई छवि, यानी निकट दृष्टि दोष या अथवा दूरदृष्टि दोष निवारण हेतु कौन सा लेंस बनाकर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो जैसा भी प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक यानी कि आभासी और हमेशा सीधा बनेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग साइड मिरर के रूप में होता है? तो साइड मिरर के रूप में हमेशा जो उपयोग होगा वो अवतल दर्पण का ही, उत्तल दर्पण का ही होगा, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है ये क्या करता है, जितने भी जो बड़े बड़े क्षेत्र को अपने मतलब इसका छोटा सा चित्र होता है और इसमें ये क्या करता है, एक बड़ा सा एरिया को अपने अंदर समाहित छोटे से जगह में कर लेता है। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो अवतल लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो आभासी, सीधा, छोटा या इनमें से कोई नहीं, तो आपका उत्तर होगा आभासी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का जो SI मात्रक है वो जूल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आकाश का नीला रंग होना किस घटना का परिणाम है? यानी आकाश जो हमें लोग को नीला दिखता है वो किसके कारण दिखता है? अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण या इनमें से कोई नहीं? तो जो आकाश का जो नीला रंग है वो प्रकीर्णन के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि समान आंख के लिए विशिष्ट न्यूनतम दूरी क्या है? न्यूनतम दूरी 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर। तो आपका जो उत्तर होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति होगी। तो अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वो आपको +2 डायोप्टर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म में कितनी सतहों से घिरा होता है? तो 2, 3, 4, 5। तो एक प्रिज्म हमेशा 5 सतहों से घिरा हुआ होता है, यानी 5 सतह मिलाने से ही प्रिज्म बनेगा, जैसे कि 1, 2, 3, एक सामने से और एक पीछे से, 5। आंख के लेंस की फोकल लंबाई किसके द्वारा बदली जाती है? यानी आंख के लेंस की जो फोकल दूरी है वो किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? पुतली के द्वारा, आइरिस के द्वारा, रेटिना के द्वारा या फिर सिलियरी पेशिया के द्वारा? तो ये सारा का सारा पक्षाघ पेशिका यानी कि जो सिलियरी मसल्स जो आपके आंख के ऊपर में जो लगी रहती है, यही क्या करती है, आपकी आंख के लेंस की फोकल लंबाई को बढ़ाने का काम करती है, यानी ये ऐसे करके ये आंख बना हुआ होता है। ठीक है। अगला है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ये 2 नियम है, ये तो सभी को पता रहता है। फोटोग्राफी कैमरा का उद्देश्य मतलब कैसा, मतलब फोटोग्राफी में जो कैमरा लगा रहता है वो कैसा रहता है? तो जैसे हम लोगों के आंख का लेंस है वैसा ही उसका भी लेंस होता है, ये उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन है कि ये इफ ए रे इज इंसिडेंट नॉर्मली टू द सरफेस ऑफ द कॉन्केव मिरर थ्रू विच पॉइंट विल इट पास आफ्टर रिफ्लेक्शन? मतलब यदि कोई किरण समान रूप से अवतल दर्पण की तरफ आती है तो वह किस बिंदु से होकर गुजरेगी? अगर किरण अवतल दर्पण के लंबवत आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से ही जाएगी, यानी अनंत से अगर कुछ भी जैसे कि ये अवतल दर्पण है, बना देता हूँ, तो ये हमेशा फोकस से ही पास करेगी, ऐसे जाएगी तो ये हमेशा फोकस से ही पास करेगी, यानी यहाँ पे फोकस होगा।
अगला क्वेश्चन है, यदि एक मोनोक्रोमैटिक किरण एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। क्या बोल रहा है, यदि कांच के अवतल लेंस की वायु सॉरी 40 है ना, हाँ, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे, यानी मोनोक्रोमैटिक किरण को एक वर्णीय किरण भी कहते हैं, तो इसका नहीं होगा क्या, इसका अपवर्तन भी हो सकता है, फैलाव विचलन सब कुछ हो सकता है। आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। पवन विद्युत जनरेटर में कुंडल को मूल रूप से किसके द्वारा घुमाया जाता है, तो पवन विद्युत जनित में जो कुंडल होता है, यानी जो भी घुमाने का जो काम होता है ना, वो वायु का गति, वायु में जो गति रहती है उसी से होती है, यानी गतिमान हवा के कारण ही होती है। अगला है कि हवा में एक गिलास के अवतल लेंस की शक्ति, क्या बोल रहा है कि कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है, उल्टा पुल्टा क्वेश्चन है कि द पावर ऑफ द कॉन्केव लेंस ऑफ ए गिलास इन एयर, यानी कि किसी कॉन्केव लेंस, किसी एक गिलास है जो कि कॉन्केव लेंस से बना हुआ है, उसका जो शक्ति है वो हवा में कितना होगा। तो ये पॉजिटिव निगेटिव कैसा, तो हमेशा जो ये कॉन्केव लेंस है तो इसका जो लेंस होगा वो हमेशा और निगेटिव नकारात्मक ही होगा। Which of the following is a good conductor of electricity, यानी कि विद्युत का अच्छा सुचालक कौन है, तो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये अच्छा सुचालक होता है। आयोडीन, सल्फर आयोडीन नहीं होगा। 1 मीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, 1 मीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी 50 mm, 50 mm, 50 सेंटीमीटर, 50 मीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका उत्तर होगा वो इनमें से कोई नहीं होगा, इसका उत्तर 100 मीटर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ए रे पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, यानी कि अगर कोई डेंसर से, अगर कोई रेयर डेंसर से, अगर वह ऐसे मानिए कि डेंसर है, डेंसर से या रेयर मीडियम में जाएंगी तो यह हमेशा अविलंब से दूर होती है। आपका आंसर हो जाएगा बी, आपका आंसर क्या होगा, अविलंब से दूर। ओके, आंसर एक, ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, अविलंब से दूर, यहाँ पे इसका जो उत्तर होगा टू कॉन्कैव विद नॉर्मल, इसका अर्थ होता है कि अविलंब के साथ संपाती, यानी कि अविलंब के साथ ही जाने लगेगा तो नहीं। तो द डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए कौन सा चीज प्रयुक्त किया जाता है, तो जो इसका उत्तर होगा वो जनरेटर, मोटर, अमीटर या गैल्वेनोमीटर। तो आपका उत्तर होगा जनरेटर, यानी इसके लिए हम लोग जनरेटर यानी यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का जो पारंपरिक स्रोत है वो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या बायोगैस। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो पारंपरिक का मतलब होता है कि अभी हम लोग किस माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, तो अभी हम लोग कोयला के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, कोयला। अगला है कि एक सफेद किरण अपने पहले अपवर्तन के साथ कांच के स्लैब से तिरछी आपतित होती है, तो इसमें से क्या विघटित होगा, यानी इसको अच्छा से पढ़ देता हूँ कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, तो निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा, तो विचलन, सबसे पहले विचलन ही होगा, यानी जब तिरछी पर गिरेगी तो इसका विचलन ही होना है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे घर को आपूर्ति होने वाली बिजली क्या होती है, तो हमारे घर में जो आने वाली बिजली होती है वो एसी करंट होती है। वो कैसी होती है, वह एसी करंट नहीं होकर डीसी डायरेक्ट करंट होती है, जो कि 220 वाट का होता है। जिंक का परमाणु क्रमांक 30, जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है। तो आप लोग कभी भी अगर आप 2022 का तो एग्जाम है बोर्ड का, तो कभी भी बोर्ड का एग्जाम देने जाइएगा तो उससे पहले आपको 1 से लेकर 30 तक का जो कुछ भी जो एटॉमिक नंबर यानी जो है वो सबको आपको याद करके ही जाना चाहिए, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है। अगला है कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो जो वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र यानी धोने वाला सोडा का जो रासायनिक सूत्र होगा वो Na2CO3 है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे मजबूत क्षार है, सबसे प्रबल क्षार के नाम से अगर हम लोग बात करेंगे तो NaOH जो है वो सबसे प्रबल, सबसे मजबूत क्षार होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो वह क्षार जो पानी के साथ अभिक्रिया करने पर अगर हाइड्रोक्साइड आयन जितना तेजी से देगा उसे हम लोग उसे मजबूत क्षार कहते हैं, यानी कि वही हाइड्रोक्सिल देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हेमेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो जो हेमेटाइट है
वो आपका लोहा का Fe मतलब लोहा का अयस्क है। ठीक है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है, यानी सल्फाइड अयस्क हम लोग कैसे निकालते हैं। तो जो इसका उत्तर होगा वो फेन प्लावन विधि के द्वारा भी हम लोग सल्फाइड के अयस्क से सल्फाइड का निस्तापन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिक्रिया 2Zn प्लस O2 से 2ZnO किस प्रकार की प्रतिक्रिया है। ये ऑक्सीकरण है, विस्थापन है, तो ये ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है, तो ये अपघटन यानी डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, ये ऑक्सीकरण होना। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहेंगे। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र होगा C6H12O6 कहाँ है, बी। यस। अगला क्वेश्चन है कि एक एसिड का जलीय घोल बिजली का संचालन करता है क्योंकि एसिड होता है। एक एसिड का जलीय घोल विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल क्या होता है कि पानी में घुलनशील, पानी में अघुलनशील, जल में आयनित या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका उत्तर होगा वो जल में आयनित ही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लिथियम के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लिथियम के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी क्योंकि लिथियम का 3 होता है फॉर्मूला, तो लिथियम का 4 होता है। ठीक, चलो मतलब बाह्य केंद्र में 4 होते हैं, 2 होते हैं। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व क्या है, तो शून्य समूह का जो तत्व होगा वो हीलियम होगा। ठीक है, और शून्य समूह को ही हम लोग अक्रिय गैस समूह भी कहते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कहेंगे तो वो फ्लोरीन होगा, यानी फ्लोरीन सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है। अगला है कि पानी के इलेक्ट्रोलिसिस पर कैथोड पर कौन सी गैस जमा होती है। ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन या इनमें से कोई नहीं। पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड होने पर कौन सी गैस जमा हो जाती है, तो इसमें हाइड्रोजन गैस जमा हो जाती है कैथोड पे। जैसे कि अगर हम लोग अगर 1-2 कैथोड देंगे ना, तो एक एनोड और एक कैथोड, तो इसमें क्या हो जाएगा कि अगर पानी को करेंगे तो H इस पर आ जाएगा और OH इस पर आ जाएगा। ठीक है। हमारे शरीर का पीएच मान क्या है, हमारे शरीर का जो पीएच मान है वो 7 से 7.8 के बीच में होता है। ठीक है, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक अम्ल है। तो अम्ल Na2O CuO COH H2SO4। H2SO4 सबसे प्रबल अम्ल के नाम से भी जाना जाता है और इसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित संकेतक है। तो टर्मरिक यानी कि संश्लेषित यानी कि सिंथेटिक किस तरीके से बनाया गया, तो जो बनाया जाता है उसको हम लोग मिथाइल ऑरेंज नहीं कहती, मिथाइल ऑरेंज ही कहती है, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज ये सिंथेटिक है, यानी इसको हम लैब में बनाते हैं। जबकि लिटमस पेपर हल्दी और लाल गोभी ये हमें नेचर से मिलता है, और जैसे जो लिटमस पेपर है ये हमें लाइकेन जो प्रकृति में मिलती है उसी से मिलता है। तो आपका लिटमस का नहीं, आपका उत्तर हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज। और फिनेप्थैलिन भी एक होता है जो कि इंडिकेटर का काम करता है, जो फिनेप्थैलिन है वो भी लैब में ही बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो H2SO कुछ बनाएगी तो जरूर, लेकिन जो बनाएगी वो कार्बनिक अम्ल होगा, यानी कि कार्बन है और पानी के साथ मिल रहा है तो कार्बनिक अम्ल बनाएगी। ठीक है। अगला है कि कॉपर पायराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कॉपर पायराइड का जो रासायनिक सूत्र है ये कुछ फॉर्मूला जो आपको याद करके जाना ही चाहिए, यानी CuFeS2 होगा कॉपर पायराइड का रासायनिक संरचना। ठीक है। अगला है कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन है। तो सोना है, सोना किसी एलिमेंट में नहीं है, बस मुक्त रूप से पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील धातु कौन है, तो वह जिंक होगा। ठीक है, जिंक इसमें यानी कि जिंक अभी और चांदी, सोना और कॉपर में जिंक सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील है। धातु के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या धातु में 4, 5, 6, 7 होती है। पित्तल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है। तो पित्तल जो होता है वो कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। ठीक है, कॉपर और जिंक से मिलाने पर ही पित्तल का निर्माण होता है। इनमें से कौन समावयवी यानी कौन जो है वो एक ही ग्रुप से मिला हुआ है। तो एथिल अल्कोहल और डाइमिथाइल अल्कोहल ये समावयवी है। अगला क्वेश्चन है कि IUPAC सिस्टम के अनुसार CH3- का नाम क्या है। तो अगर हम IUPAC के नाम करेंगे तो ये एक पर लिखा हुआ है, तो मेथा इसका जो उत्तर होगा वो होगा मिथॉक्सी, यानी कि O इस पर लगा हुआ है तो ये मिथॉक्सी इथेन होगा, यानी मिथॉक्सी यानी
ओ पर लगा हुआ मिथाइल तो मिथॉक्सी इथेन, ठीक है, ये पूरा नाम होता है। जब लोहे का भाप से उपचारित किया जाता है तो लोहे में कौन सा ऑक्साइड बनता है? जब लोहे को जब भाप से उपसाचित करेंगे तो ये Fe3O4 बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 16 है तो इस तत्व में समूह की संख्या ये कौन से समूह से होगी? जब इसके 16 है तो ये 16वें समूह से बिलोंग करेगी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता? तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो जिंक, लोहा, कॉपर, मैग्नीशियम, तो कॉपर जो होती है वो क्या करती है? तनु यानी जो कंसंट्रेटेड डिल्यूट जो सल्फ्यूरिक अम्ल होती है उसके साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अगला है कि एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% एसएन होता है तो इसके मिश्र धातु का क्या नाम होगा? तो इसके मिश्र धातु को हम लोग ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य भी कहते हैं। अगला है कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो जिंक जो होता है जब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब बनेगा तो वो हाइड्रोजन गैस देगा, यानी Zn जब NaOH के साथ अभिक्रिया बनेगा तो हाइड्रोजन गैस का भी देता है। और निम्न में से कौन सी धातु हवा में उच्च तापमान पर गर्म करने पर ऑक्सीजन के साथ नहीं मिलती है? यानी अगर हम लोग किस धातु को वायु में अगर ताप पर भी गर्म करेंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करेगी, तो वह पारा, यानी पारा कभी भी ऑक्सीजन के साथ नहीं करती है संयोग। अगला है कि एक अयस्क में मौजूद अशुद्धियों को कहा जाता है? जब भी किसी अयस्क में उपस्थित जो अपद्रव यानी अशुद्धि को हम लोग गैंग के नाम से भी यानी उसको गैंग कहते हैं, यानी कि अयस्क का जो अशुद्धि होता है उसको हम लोग गैंग कहते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है कि धातु में निम्न में से किस गुण के साथ तार बनते हैं? तो धातु की जो डक्टिलिटी यानी जो तन्यता होती है उसके कारण ही हम लोग किसी धातु को पीट के लंबा घींच के तार बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था 80 का 80 क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था हाल ही के दिनों में, उसका सॉल्यूशन पूरा क्वेश्चन था। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जो भी आपका जो सजेशन होगा तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो आप प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा तो मैं इसका सॉल्यूशन विद PDF आपको यानी इसका जो भी मैंने तैयार किया है PPT इसका PDF वर्जन में आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप बिहार बोर्ड के साइट से मॉडल पेपर डाउनलोड करके यहाँ से इस वीडियो के थ्रू ही आप उसमें टिक लगा के अपना काम कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर चैनल सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में और जल्द ही हम सोशल साइंस का जो वीडियो है उसके साथ आपके साथ